है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे पीवाई की सीरीज जो कि परमार एसएससी सर पढ़ाते हैं। तो उसी का एकदम हिंदी में आपको मिलेगा, एकदम प्योर हिंदी में मिलेगा। तो अगर आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन या फिर जो कुछ भी इंग्लिश में जो लिखते थे वो नहीं समझ में आ रहा था, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपके फंसेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इस तरीके से मैंने एकदम पूरा हिंदी में, प्योर हिंदी में लिख दिया है। और वहां पे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन फॉर्म में मिल रहे थे, जो भी क्वेश्चन मिल रहा था, है ना। यहाँ पे मैंने आपको एकदम शॉर्टकट में लिख लिख के समझा दिया है और समझा देंगे आपको। यहाँ पे एकदम शॉर्टकट मैंने लिखा है, बाकी इसको जब आप पढ़ लोगे तो पूरा उनका पीवाई की सीरीज समझ लो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि ये है हमारा, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है हमारा दक्षिण भारत है, और इस दक्षिण भारत में यहाँ पे ये कृष्णा नदी है, और इस कृष्णा नदी का जो सहायक नदी है उसको बोलते हैं हम लोग तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तो इस तुंगभद्रा नदी के किनारे यहाँ पे एक जगह है हम्पी। हम्पी क्या है अभी हम समझते हैं, पहले इतना समझ लो कि ये कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के नीचे यहाँ पे जो होता था उसको हम लोग बोलते थे विजयनगर साम्राज्य। इस विजयनगर साम्राज्य में अब यहाँ पे कई वंश आए हैं, इसमें कई वंश रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं विजयनगर जो साम्राज्य थी, इस विजयनगर की जो साम्राज्य थी उसकी जो राजधानी थी वो हम्पी थी। यानी कि जो भी इस विजयनगर साम्राज्य को कंट्रोल करता था वो रहता था हम्पी में, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, ठीक, हम्पी है। तो वहां पे रहते थे। इनके जो समकालीन थे, समकालीन साम्राज्य था, यहाँ ऊपर साइड में बहमनी साम्राज्य था। उस बहमनी साम्राज्य वाले, इन ये जो विजयनगर साम्राज्य वाले थे इनको क्या बोलते थे, इनको एक कर्नाटक साम्राज्य मऊ बोलते थे। और इस विजयनगर साम्राज्य में चार वंश आए हैं। कौन सा वंश था? संगम वंश था, जो कि 1336 ईसा पूर्व से 1485 ईसा पूर्व तक रहा है। उसके बाद सुलू वंश था 1485 से 1505 ईस्वी तक, और तुलु वंश था 1505 से 1570 ईस्वी तक। इसी तुलु वंश के कृष्ण देव राय थे, बहुत फेमस ये शासक रहे हैं दक्षिण भारत में। और यहाँ पे अड़ाई बीड़ू 1570 से 1645 तक अड़ाई बीड़ू था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, संगम राजवंश जो था, इसी राजवंश के कौन थे? हरिहर बुक्का। और देखो सबसे पहले समझते हैं कि जो काकती वंश एक था, उस काकती वंश के जो सामंत थे वो हरिहर और बुक्का थे। इस काकती वंश जो था उसकी राजधानी वारंगल थी। वारंगल में काकती जो राजवंश थे उनके सामंत हरिहर और बुक्का थे, 300। और इन्होंने क्या किया, इन्हीं दोनों ने संगम वंश की स्थापना कर दी, जो कि इस विजयनगर साम्राज्य में के अंदर आता है संगम वंश, ठीक है। उसकी स्थापना इन्होंने किया था, या कह सकते हो विजयनगर साम्राज्य की, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं इसी राजवंश वाले थे, तो इसी राजवंश, इस साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही किया है, ठीक है। हरिहर और बुक्का 1336 ईसा पूर्व में किया था, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है, रामकृष्ण परमहंस जो संस्था है, इस संस्था की स्थापना जो था वो नरेंद्र दत्त ने किया था। ये विवेकानंद के बचपन का नाम था। और इन्होंने स्थापना कब किया था? 1 मई 1897 ईस्वी को इस मिशन की स्थापना करते हैं। और इस मिशन की जो स्थापना है, रामकृष्ण मिशन ही क्यों रखा नाम? तो ये इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या किया था, इस संस्था का नाम रामकृष्ण मिशन रखा था। और रामकृष्ण परमहंस के जो बचपन का नाम था वो गंगाधर चट्टोपाध्याय था, ठीक है। उसके बाद ये जो रामकृष्ण मिशन संस्था है, इसकी जो हेडक्वार्टर है, यानी इसका जो मुख्यालय जो है वेलूर मठ में है। और राम यानी जो विवेकानंद थे, इनके पुस्तक का नाम क्या था? इन्होंने किताबें लिखी थी, कर्मयोग, राजयोग। और जो यानी कि 1893 ईस्वी में यूएसओ के शिकागो में इन्होंने स्थापना, उसमें इन्हीं पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। और इनका जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को मनाया जाता है। इसी दिन इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इनका जो मृत्यु है वो 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ पे रॉक मेमोरियल जो है, ये एक स्थान है जो तमिलनाडु में स्थित है। ये रॉक मेमोरियल है क्या? जहाँ पर जो विवेकानंद थे वो बैठकर मेडिटेशन किया था, उस जगह को हम लोग रॉक मेमोरियल नाम से जानते हैं। और ये याद रखना तमिलनाडु में है, ठीक है। समाज सेवा और निस्वार्थ कार्यवाही के माध्यम से जो रामकृष्ण मिशन था, ये समाज सेवा और निस्वार्थ कार्यवाही के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल दिया। किस पर? मोक्ष पर, ठीक है, कि अगर ऐसा ऐसा करोगे मोक्ष मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे परमार सर जो सेल समझाए थे, सेल का टॉपिक जो समझाए थे, उसमें वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, हर एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सेल टॉपिक को एकदम पूरा
मतलब बाहर से इंफॉर्मेशन ला ला के मैंने इसको पूरा टॉपिक्स एकदम अच्छे से सरल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, परमार सर जो 3D जो चित्र अपनाए थे, यहाँ पे मैंने 2D चित्र बना दिया है, क्योंकि कॉपी में हम 2D बना पाए थे, इसलिए 2D में आपको समझाते हैं एकदम पूरा सेल टॉपिक आपका पूरा एकदम डिटेल से खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक चूर यहाँ पे अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले इसको समझ लो। अच्छा, सेल जो सेल क्या होता है? सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। ये जीवन की मूलभूत इकाई है, मतलब कि आपका जैसे पूरा बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो मांस है, अंग है ना, उस अंग के अंदर मतलब एकदम सबसे छोटा शरीर का जो सबसे छोटा सा अंग होता है, सबसे छोटा सा मतलब किसी न किसी चीज से बना होगा भाई। जैसे पत्थर को फोड़ोगे 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 एकदम महीन कण हो जाएगा, तो वो भी कण किसी न किसी कण से बना है। तो ये इसी तरीके से हमारा शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना है। ठीक, कोशिका सबसे छोटा इकाई क्या है? वो कोशिका है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1664 ईस्वी में किया था, और किस में किया था? कार्क में किया था। ठीक है, और जब क्वेश्चन पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1675 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, ये पूरा सेल है। ठीक, इस सेल के ऊपर ये जो झिल्ली होती है ना, इस सेल के ऊपर ये जो वाल है, जो दीवार है, इस दीवार का नाम है कोशिका का दीवार है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब होता है दीवार, और ये हर जीवों में अलग अलग तरीके से बना होता है कोशिका भित्ति। तो जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनका जो कोशिका भित्ति, उनके अंदर जो कोशिका होता है, उनके अंदर भी कोशिका होता है, तो उनकी जो कोशिका का जो दीवार है, यानी बाहर से ऊपर वाला जो है, वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनका पेप्टिन से बना होता है। किसको बोलता है? पेप्टिन या पेप्टिडोग्लाइटिन से बना होता है। और जो कवक होते हैं, उनके अंदर जो कोशिका भित्ति होता है, वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस दीवार के अंदर वाला जो दीवार है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, झिल्ली है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, और ये फॉस्फोलिपिड या प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड या प्रोटीन का बना होता है। और यहाँ पे इस सेल के अंदर कई चीजें होती हैं, जैसे एक गोल्जी काय होता है। इस गोल्जी काय जो होता है, यानी गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय बोलते हैं इसको। ठीक, गोल्जी बॉडी। अब ये गोल्जी बॉडी जो होता है, इसको जी फॉर गोल्जी बॉडी शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये गोल्जी बॉडी है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला आर फॉर क्या होता है? राइबोसोम। आर फॉर राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट। राइबोसोम जो होता है, प्रोटीन को, हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन बनता है उसको राइबोसोम बनाता है। इसीलिए प्रोटीन को यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S होता है, एक 80S होता है। जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीव जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हमारे नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है, उसको, उन जीवों के अंदर जो कोशिका यानी जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है। और बड़े जीव के अंदर, जैसे हम लोग हो गए है ना, या फिर जानवर हो गए, बड़े बड़े जीव जिनको हम लोग देख लाते हैं, आंखों से देख पाते हैं ना, वो 80S होते हैं। ठीक, 80S टाइप के होते हैं। और यही जो 70S होते हैं, इन्हीं को हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम दो प्रकार के, कौन से? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। ठीक, तो यूकैरियोटिक मतलब, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? ये 70S टाइप के जो होते हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक यानी जो बड़े जीव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीखते हैं, एक होता है सी फॉर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? ये जो सेंट्रोसोम होता है, ये नया कोशिका को बनाने के लिए आदेश देता है, बट बनाता प्रोटीन, यानी देखो नया कोशिका अगर बनना है तो वो कौन का अलग करता है, यानी कि अलग करता है, नया कोशिका बनाने के लिए आदेश देता है, उसको अलग करता है, वो सेंट्रोसोम का काम होता है। लेकिन बनता प्रोटीन से है, कोई भी नया कोशिका किससे बनेगा? प्रोटीन से बनेगा। राइबोसोम की जो खोज करता है, राइबोसोम को जो खोज किए हैं, वो किसने किया खोज? ई पैलेड ने किया था, ई पैलेड ने किया। ठीक है, यही कोशिका विभाजन भी करता है, यानी कोशिका को विभाजित करने काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, सेंट्रोसोम करता है, तो ये सेंट्रोसोम हो गया। उसके बाद इसके अंदर एक होता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, वैक्यूल जो होता है, ये वैक्यूल है। वैक्यूल को हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं, इसी को राजधानी बोलते हैं। ये कोशिका का स्टोर रूम होता है, यानी कि जल, पोषण, ये सब कहाँ पे स्टोर रहते हैं? इसी वैक्यूल में स्टोर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे
ई आर फॉर क्या होता है, ई आर का मतलब होता है एंड्रो, यहाँ पे लिखा है एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में अंतःप्राद्रव्यी जालिका बोलते हैं। ये कोशिका में जो पिलर होता है उसका काम करता है, उसे पिचकने नहीं देता है। कि अगर भैया ये जो जो होता है ना, जैसे शरीर में कंकाल होता है तो वो कंकाल का काम करता है कोशिका के अंदर, ठीक है। क्या होता है कि ऐसे पिलर रूप में होते हैं, ऐसे ऐसे करके होते हैं, ऐसे ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोशिका पचकता नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है कि ये क्या करता है, पिलर का काम करता है, जो उसे पिचकने नहीं, कोशिका को पिचकने नहीं देखता है। इसी के अंदर राइबोसोम रहता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार का होता है। एक स्मूथ होता है, जो एकदम से चिकना टाइप में होता है, स्मूथ होता है, जिसको हम लोग स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उसके बाद एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वसा या चर्बी स्टोर रहता है, और रफ के अंदर में जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक में, इसी में प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन भरा होता है, और ये प्रोटीन राइबोसोम में होता है, ठीक है। यानी कि समझ लो कि इसकी राइबोसोम किसके अंदर होता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक चीज और होता है, लाइसोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो होता है इसको खोजकर्ता डी ड्यूब ने किया था। किसने, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ड्यूब ने किया था। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होता है, जो कोशिका में सफाई का काम करता है। इसी को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। देखो, कोशिका का सबसे बड़ा जो भाग, या सबसे बड़ा भाग कह सकते हो, या फिर जो दिमाग है, वो क्या होता है, केंद्रक होता है। अभी केंद्रक नहीं आया, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर जैसे कि मान लो एंडोप्लाज्मिक अपना काम करना बंद कर दिया, वैक्यूम अपना काम कर दिया, मान लो बंद कर दिया, या फिर मान लो कि ये जो राइबोसोम है ये भी काम करना करना मतलब कोई भी चीज अगर कोशिका के अंदर काम करना बंद कर देता है, तो इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो अपना एंजाइम बाहर निकाल देता है। जब एंजाइम बाहर निकाल देता है तो उसका काम खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर जो सेंट्रोसोम होता है वो उसको तोड़ के एक नया, उसका छोटा सा खंड तोड़ के फिर उसको एक नया मतलब कि सेल बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, उसका अंग यानी कि बना देता है, अलग बनाता है। एक यहाँ पे बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है माइट्रोकॉन्ड्रिया, एम फॉर माइट्रोकॉन्ड्रिया। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पे मैंने चित्र बना दिया है। माइट्रोकॉन्ड्रिया ऐसे बना होता है, और ये जो बाहर वाला होता है, दीवार होता है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं, और इसके अंदर इस तरह के सांप टाइप में होता है, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है, इस माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो व्यास होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। इसका यहाँ पे समझ लेते हैं कि मरी हुई जो इसका पहले बाद में समझते हैं, पहले से हाँ समझते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है ये इसको क्रिस्टी बोलते हैं। O2 यानी कि जो ऑक्सीजन होता है, जो भी हम लोग सांस लेते हैं, उस सांस लेने में उसमें भाई जो हवा मिलता है, उस हवा में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, तो फेफड़ा हमारा ऑक्सीजन अलग कर देता है, फिर वो ऑक्सीजन माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो वो ऑक्सीजन की हेल्प से माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्रेब्स चक्र बनाता है, यानी इस तरीके से क्रेब्स चक्र बनाता है। ये किस बनता है, जिस क्रेब्स चक्र के हेल्प से एटीपी हमें मिलता है। क्या बनता है, एटीपी बनता है। तो वो एटीपी 38 एटीपी मिल के बनाते हैं एक ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करता है। तो यानी कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन से हमें क्या बोलता है, ऊर्जा मिलती है। पानी पीते हैं हम लोग, उससे ऊर्जा मिलती है। कैसे मिलता है, पानी में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन जो है क्रेब्स चक्र में चला जाता है, क्रेब्स चक्र ऑक्सीजन की हेल्प से ही क्रेब्स चक्र बनता है। और ये क्रेब्स चक्र जो है एटीपी इससे बनता है, एटीपी से 38 एटीपी जब बन जाते हैं तो वो एक ग्लूकोज यानी ऊर्जा का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइट्रोकॉन्ड्रिया को जो दिमाग होता है वो डीएनए में होता है, ठीक है। डीएनए होता है, इसके अंदर डीएनए होता है। इस माइट्रोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, इसके अंदर डीएनए होता है, जो डीएनए बताता है कि इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है, आपको ऑक्सीजन को क्रेब्स चक्र कैसे चलाना है, ये सब यानी कि डीएनए इसका काम होता है। अगर आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा तो भी आपको एनर्जी मिलती रहेगा। जैसे कि जो पागल लोग होते हैं उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, पर ऐसा थोड़ी कि उनके अंदर शरीर में ऊर्जा नहीं होता है, उनके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है। कैसे होता है वो, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और ऊर्जा मिलेगा कैसे, माइट्रोकॉन्ड्रिया की हेल्प से मिलेगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, डीएनए जो उसको दिमाग बताता रहता है, ठीक है। दिमाग फेल हो गया तो कोई बात नहीं, मतलब
मतलब कि दिमाग काम करना बंद हो गया, तो फिर वो डीएनए इसको फिर भी ये सही तरीके से काम करता रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, 70S छुपा के रखता है। मतलब कि 70S जो होता है राइबोसोम, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट जो होता है सेल के अंदर, वो केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और मैंने बता दिया है कि केंद्रक जो होता है, इस कोशिका का सबसे बड़ा भाग या कोशिका का दिमाग केंद्रक होता है, ठीक है। पूरे सेल का माइटोकॉन्ड्रिया दिमाग डीएनए होता है, लेकिन पूरे सेल का जब बात किया जाए कि उसका दिमाग क्या होता है, तो उसका केंद्रक दिमाग होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केंद्रक है। केंद्रक के अंदर इस तरीके से जो धागा नुमा ये जो बने होते हैं, इनको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। और यानी कि इसके अंदर ही क्रोमोसोम होता है, और कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। इस तरीके से क्रोमोसोम की आकृति होती है इसके अंदर, देखा गया, जूम करके देखा गया तो, ठीक है। तो धागा नुमा जो होता है, या 23 जोड़ा कह सकते हो या 46 कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये जो बना है ये डीएनए है, ठीक है। तो क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। डीएनए जो होता है वो जीन से बना होता है। ये जो है ना, इस तरह के सांप टाइप में जो दिख रहे हैं, अजगर टाइप में, ये जीन होते हैं, ठीक है। जीन न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ये जो डाढ़ी टाइप में है, ये सब न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो यहाँ पे ठीक इसी न्यूक्लियोटाइड में पूरा इन्फॉर्मेशन, इसी जीन के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन बना होता है कि आप किसके लड़का हो, आपका वंश क्या था, है ना। इस तरीके से सब होता है। आपकी लंबाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इस जीन से पता चलेगा, ठीक है। आपके जीन अगर लंबाई वाले जीन हैं तभी लंबाई बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, है ना। इस तरीके से होता है। अब ये जो होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ जीन के अंदर जो है, इसको निकाल के, अगर मान लो आपके अंदर जो लंबाई ना बढ़ने वाला है, आप चाहते हैं लंबाई बढ़ जाए, जैसे मान लो मान लो कि ऐसे कोई पेड़ पौधे, जैसे मान लो गेहूं है, ठीक है। आपने गेहूं का बीज लिया, उसके अंदर आपने जीन चेक किया, उस गेहूं के बीज में जीन जो है वो ऐसा है कि ये गेहूं ज्यादा पैदावार नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो कि गेहूं का पैदावार कम होता है, तो आपने जीन में चेक किया कि इस गेहूं का पैदावार कम होता है, तो आपने देखा कि उसका पैदावार जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, उस जीन को लाके आपने यहाँ पे चिपका दिया, तो उस गेहूं का भी पैदावार अब ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपने जीन बदल दिया। इसी जब जीन बदल देते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो पूरा मैंने आपको समझा दिया सेल के बारे में, जितना भी पूरा था एकदम डिटेल से समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखते हैं तमिल शब्द जो होता है, क्योंकि इसलिए बता दिया क्योंकि सेल टॉपिक बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। उसके बाद देते हैं तमिल जो शब्द है मूवेंद्र। तमिल शब्द जो मूवेंद्र है, इसका अर्थ होता है तीन मुख होता है, ठीक है। संगम कविताओं में ये शब्द मिलता है मूवेंद्र, ठीक, जिसका मतलब होता है तीन मुख। तीन मुख क्या थे? यहाँ पे चेर दक्षिण भारत में हमारी यहाँ पे नीचे तरफ चेर रहते थे, इसे पांडे वंश रहते थे, इसे चोल वंश वाले रहते थे, ठीक है। चेर वंश वाले, इनकी राजधानी जो वंजी थी या तोंडी जिसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद धनुष धनुष और तीर इनका प्रतीक था। और पांडे वंश की राजधानी मदुरई था। पोर्ट यानी जो बंदरगाह था, कोरकई नाम था। प्रतीक इनका मछली था। उसके बाद जो चोल वंश वाले थे, इनकी राजधानी तंजौर थी, जिसको गंगई कोंड चोलपुरम भी बोलते थे। इसका प्रतीक चीता था। और यहाँ पे जो पोर्ट यानी बंदरगाह था, पुहर या कावेरी पट्टनम नाम का था। और यहाँ पे उसके बाद देखते हैं मूवेंदा वेलम, ये अलग शब्द है। इस शब्द का मतलब होता है किसान, ठीक, किसान से संबंधित है ये तब शब्द। उसके बाद तोलका पियम जो है, ये तमिल लेख है, जो कि सेकंड संगम में इसको संगम में इसको कंपोज किया गया था, ठीक है। देखो दो प्रकार, एक संगम वंश था, एक संगम था, जिस संगम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ पोएट्स, यानी कि जितने भी कवि थे वो आपस में जो मिलते थे, मीटिंग जो करते थे, उसको हम लोग संगम बोलते थे। वो भी तीन संगम हुए थे। तो जो दूसरा संगम हुआ था उसमें ये तमिल लेख था, तमिलनाडु में था संगम, है ना, वहीं पे होता था। तो तमिल लेख है, मतलब तमिल भाषा में लिखा गया है, तोलका पियम, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक वेल्लर शब्द का मतलब होता है रीच, यानी अमीर जो किसान होते हैं उनको वेल्लर बोलते थे, ठीक है। सत्यशोधक समाज बॉम्बे में इसका स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, 1873 ईस्वी में किया था। ज्योतिबा फूले की जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में कि ये किस भाषा में लिखा गया था? मराठी भाषा में लिखा गया था, और 1873 ईस्वी में लिखा गया था। इनकी जो ज्योतिबा फूले थे, इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले,
है ना। और गुलामगिरी था, देखो ज्योतिबा फुले का जो पुस्तक था गुलामगिरी था एक सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म, ये भी इनका पुस्तक था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, सावित्रीबाई फुले था, ठीक है। इन्होंने सावित्रीबाई फुले बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया था भाई, देखो 1848 में, ठीक, इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं भैया कि 20, देखो एक होता है 5 ईयर यानी पंचवर्षीय योजना जो होता है कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। यहाँ पे आपको देखना है कि 20 वर्षीय जो योजना होती है उसको हम लोग पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1949 को मनाया जाता है। और जो 5 ईयर प्लान है, आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है, 5 ईयर यानी पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चला है, ठीक है। जिसमें जिसका उद्देश्य जो था वो कृषि पर आधारित था, कृषि पर आधारित था, है ना। यहाँ पे इसलिए कृषि से संबंधित था, इसलिए यहाँ पे बांध बनाए गए हैं ताकि सिंचाई अच्छे से हो सके, ठीक है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया था, जो कि सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे यानी सबसे बड़ा उच्चतम गुरुत्वाकर्षण वाला जो बांध है वो भाखड़ा नागल बांध है, जो कि आपका सतलुज नदी पर बनाया गया है, ठीक है। 5 आईआईटी कॉलेज की स्थापना किया गया था, हेराट डोमर मॉडल पर आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें 3 स्टील प्लांट लगाए गए, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की हेल्प से लगाया गया था। दुर्गापुर जो था वो पश्चिम बंगाल में है ये, ठीक। और ये यूके की हेल्प से बनाया गया था। और जो भिलाई आपका है, ये आपका भिलाई जो था ये आपका छत्तीसगढ़ में था, ठीक है। और ये जो है यूएसएसआर के यानी रूस के हेल्प से बनाया गया था, पहले रूस ना एसएसआर था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे टारगेट वगैरह भी हैं। किसी दिन हम लोग क्या करेंगे, पूरी पंचवर्षीय योजना एकदम डिटेल से, एक भी क्वेश्चन उसमें से छूटेगा नहीं, एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, वहां पे आपको हम समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पंचवर्षीय और चौथा पंचवर्षीय योजना ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। और पांचवा जो था वो डीपी धर मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मौलिक कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार में मौलिक कर्तव्य लाया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उस की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य लाया गया था। उसने इस कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे, जिसमें से इंदिरा गांधी ने 5 इनसे ले लिया, 5 अपने मन से ले लिया, यानी कि 10 फंडामेंटल राइट यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य लाए थे। 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये हमारे मूल संविधान में नहीं था इसलिए संशोधन करना पड़ा था जोड़ने के लिए इसको। तो 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 ईस्वी में, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर उसके बाद 86वां, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन, और इसमें एक और मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया, जिसको हम लोग अब हमारे यानी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। भाग 4 के ए में इसको रखा गया था, या फिर अनुच्छेद में पूछा जाए तो 51 के ए में रखा गया है। ये वाद योग्य नहीं है कि आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में कह दो कि हमारा अधिकार है ना, ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है। भारतीयों के लिए दिया गया है, विदेशियों के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऐसा कि नहीं विदेशी हो तुम आप मौलिक कर्तव्य फॉलो करो, ठीक है। लेकिन भारतीय लोगों के लिए मौलिक कर्तव्य है कि ये हमारा ड्यूटी कि हमें ये करना ही चाहिए, ठीक है। वैसाखी त्योहार जो है अप्रैल और वैशाख महीना कौन सा होता है, अप्रैल और मई में होता है, ठीक है। तो वैसाखी, इस पर भी एक हम वीडियो अलग से बना देंगे। वैशाख यानी कि जो भी कैलेंडर हमारा है, इस कैलेंडर पे वैशाख महीना, जेठ आषाढ़ क्या होता है, ठीक, किस महीने में पड़ता है, इसके बारे में अलग से वीडियो छोटा सा बना देंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन यहाँ पे भी एसएससी पूछ लेता है, ठीक है, कि बताओ ये वैशाख महीना किस महीने में मनाया जाता है। तो वैसाखी अप्रैल और महीने मनाया जाता है। त्योहार जो है पंजाब में मनाया जाता है। और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, ये खालसा पंथ के गठन जो हुई थी उसकी स्मृति में मनाया जाता है। अब इस खालसा पंथ की गठन किसने किया था, तो 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने ये 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद थे। 1699 ईस्वी में इन्होंने इसकी गठन किया था। तो इसी के स्मृति में, याद में इसको बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। 1699 ईस्वी में 9वें गुरु जो तेज बहादुर थे, ये जो मतलब इन्हें 9वें गुरु जो थे, ये इनका पुत्र था गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। तो यानी कि ये पिता थे गुरु तेज बहादुर, इनकी हत्या औरंगजेब ने कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अकाल तख्त जो था, इसकी स्थापना जो है वो 6वें गुरु हरिगोविंद सिंह 1606 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था।
उसके बाद देखो यहाँ पे खेल संबंधित कुछ शब्दावली हैं। हॉकी में ड्रिबलिंग होता है, स्कूप होता है, अंडर कटिंग होता है, एस्ट्रोटर्फ होता है और बैक स्टिक होता है। इसको याद रखना बहुत आसान है। बैक स्टिक, स्टिक का मतलब होता है छड़ी, और छड़ी से ही हॉकी खेली जाती है, ठीक है। उसके बाद बैडमिंटन, रॉकेट, फोर हैंड, बैक हैंड, स्मैश, ये सब किससे संबंधित शब्द हैं? ये सब बैडमिंटन में यूज होते हैं, ठीक है। खिलाड़ी की संख्या देखते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, हैंड या नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं आपके, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इन सब में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है बुझा हुआ चूना, ठीक है। जस्ट वन सेकंड, थोड़ा इसको दिखा देते हैं। देखो बुझा हुआ चूना जो होता है उसका सूत्र क्या है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और जब इसमें पानी डाल दोगे यानी जल डाल दोगे इसी बिना बुझा चूना में, तो बुझ जाएगा भाई, पानी डाल दोगे। तो इस तरीके से याद रखना है, पानी डाल दोगे तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइज। इसी को हम लोग सीमेंट बोलते हैं या इसी को हम बुझा चूना बोलते हैं, ठीक है। विरंजक चूर्ण, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसका सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है, जिसको आप यहाँ पे जो बुझा चूना होता है उसमें क्लोरीन की अभिक्रिया करा दोगे तो फिर यहाँ पे हमारा विरंजक चूर्ण मिल जाता है, ठीक है। इसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्यों करते हैं भाई? पानी के शुद्धिकरण में। अगर जैसे कि मान लो कोई पानी खराब है, उसमें कीड़ा उरवा है, ठीक है, उनको मारने के लिए हम लोग क्या, विरंजक चूर्ण डाल दो। नाले का पानी है उसमें विरंजक चूर्ण ला के डाल दो, पानी शुद्ध हो जाएगा, यानी उसमें अंदर कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे। चौक या मार्बल या लाइफ स्टोन जो होते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद ये अच्छा, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोरीन या क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हो, ठीक है, या ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो CaOH का वोल्टेज होता है और प्लस में CO2 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंधु सभ्यता समझते हैं। शहरी सभ्यता था 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व तक था, ठीक है। उसके बाद ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ फैला हुआ था। अगर उत्तर में भाग कहें, उत्तर भाग मांडा था, जम्मू कश्मीर में था। और इसका जो पश्चिमी भाग देखा जाए तो सुत का गंडोर था, पाकिस्तान में था। और इसका जो पूर्वी भाग था वो आलमगीर तक था, उत्तर प्रदेश में था, ये मेरठ जिले में शायद, ठीक है। उसके बाद दैमा भाग महाराष्ट्र में था, ठीक है। दैमा भाग यानी दक्षिणी भाग दैमा भाग था, फैला हुआ था महाराष्ट्र तक। हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज किया था, रवि नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था 1922 में, सिंधु नदी किनारे है। और जो आर्ट यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग जो था, जॉन यानी कि जॉन मार्शल यहाँ पे थे, क्या थे, वायसराय थे। और जो आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। लोथल प्राचीन बंदरगाह था, भोगवा नदी किनारे है, ठीक है। गुजरात में कोई भी हड़प्पा का नगर नहीं मिला है, ठीक है। सॉरी, ये गुजरात होगा क्योंकि गुजरात तो लोथल में ही है और गुजरात में बहुत से हड़प्पा नगर मिले हैं। ये होगा आपका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में वैसे कोई भी हड़प्पा का नगर नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद है भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन CHSL के 2024 में पूछा गया था, अभी जो एग्जाम हुआ है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान अरुणाचल प्रदेश में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान UK यानी उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कहाँ पे छूटा था हमारा आप लोगों का, है ना, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट इंग्लिश बोलते हैं। तारापुर न्यूक्लियर प्लांट जो है महाराष्ट्र में है। और अप्सरा भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट यानी कैगा परमाणु संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। और कलपक्कम या कुंडम कुलम, ये इस नाम का तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। उसके बाद नरौरा न्यूक्लियर प्लांट यूपी में है। विजयवाड़ा में कोई भी न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनाया गया है, ठीक है। सरोद सम्राट अमजद अली खान को कहते हैं। और सरोद वादक, ये तंतु वादक यंत्र है, सरोद जो होता है। और यहाँ पे और जो है सरोद वादक, राजीव तारानाथ इंपॉर्टेंट है। बुद्धा देवदास हैं। और अली अकबर खान है, अलाउद्दीन खान है, ठीक है। अमीर अली खान जो है तानपुरा और तबला बजाते हैं। किशन महाराज तबला बजाते हैं और ये बनारस घराने से संबंधित हैं। और पंडित रविशंकर सितार से हैं। उसके बाद है वेल्थ ऑफ नेशंस बुक की जो लिखा है, किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने लिया है। इसी एडम स्मिथ को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो हमारा जो इकोनॉमिक्स होता है, अर्थशास्त्र जो होता है, 2 प्रकार का होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। माइक्रो मतलब होता है बड़ा,
बड़ा इकोनॉमी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े टॉपिक के बारे में, जैसे जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, ये सब माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत होते हैं। इसके जो जनक हैं वो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, इंग्लैंड के हैं ये, ठीक है। देश की इकोनॉमी जो पढ़ते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं, और जो माइक्रो मतलब होता है छोटा सा, स्मिथ, इसको एडम स्मिथ, इसके जनक जो है एडम स्मिथ हैं। जैसे इंडिविजुअल किसी कंपनी के बारे में छोटे लेवल पर जब हम पढ़ते हैं, जो इकोनॉमी पढ़ते हैं हम लोग, वो होता है माइक्रो होता है, ठीक है। इसमें जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस बुक को जे एम कीन्स ने लिखा है, ठीक है। जॉन मेनार्ड कीन्स इनका नाम पूरा है। उसके बाद मनी इल्यूजन की जो थ्योरी है वो इरविंग फिशर ने लिखा है, ठीक। दादा भाई नौरोजी के बुक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था। तो याद रखना, ड्रेन थ्योरी यानी भारत को लूट कैसे रहे अंग्रेज लोग, वो इन्होंने अपने इसी बुक में बताया था, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर मुक्ति, तैराकी और तली में रहने वाले जो जीव हैं वो जू प्लांटन एनिमल हैं, ठीक है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा जो ग्लाइकोजन के रूप में प्राप्त होता है हमें, पॉलीसेकेराइड भी इसको बोलते हैं, लीवर में ये होता है, इसके रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है हमारा जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा होता है, ठीक है। माल्टोज स्टार्च के टूटने से बनती है, एक प्रकार का चीनी होता है, यानी मीठा मीठा होता है, बियर बनाने में इसका यूज करते हैं। स्टार्च आलू के गुदा में मिलता है, और आयोडीन परीक्षण स्टार्च में किया जाता है, स्टार्च के लिए किया जाता है, ठीक। पता यानी आयोडीन परीक्षण क्यों किया जाता है, स्टार्च को पता करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रूट फल जो होता है, फ्रूट शुगर जो होता है, फ्रूट शुगर फलों का जो चीनी होता है, फ्रक्टोज को बोलते हैं। उसके बाद इसमें है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। और उसके बाद बंगाल विभाजन अक्टूबर 1905 ईस्वी में करजन ने किया था। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमार शुमार है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का जनगण मन भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे समझते हैं कि हमारी जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी को ये किया गया था। हालांकि अलाउंस जो है 1911 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार सजाया गया था उसी में कर दिया गया। और जो बांग्लादेश का विभाजन है इसको रद्द भी 1911 ईस्वी में किया गया था। जब दिल्ली दरबार हुआ था वहां पे अलाउंस किया गया था, लेकिन जब चेंज किया गया तो कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में 1 जुलाई 1912 ईस्वी को बना दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे इस समय, और इनका जो कार्यकाल था 1910 से 1916 ईस्वी तक था, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, इसी में बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, 1931 ईस्वी में जॉर्ज लैमेत्री ने दिया था, ठीक है। उसके बाद सोलर सिस्टम कैसे बना है, इसका जो थ्योरी है इमैनुअल कांत ने दिया था, 1755 ईस्वी में दिया था। और ये बताया था कि 4.5 बिलियन वर्ष पहले बना था सोलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अखिल भारतीय मजदूर संघ, इस कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI जिसको बोलते हैं, दिसंबर 1925 ईस्वी में MN रॉय ने किया था। कहाँ पे किया था, ये भारत में किया था, ठीक है। MN रॉय द्वारा 1920 ईस्वी में, यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में याद रखना, ठीक है। MDS 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। उसके बाद है, जब भारत की बात करें तो भारत के में MN रॉय ने ही किया था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। देखो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो भारत का, वो 1925 ईस्वी को MN रॉय ने मतलब स्थापना किया था। लेकिन जब जो जस्ट वन सेकंड, देखो जब क्वेश्चन पूछे कि MN रॉय द्वारा 1920 ईस्वी में ताशकंद क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है, इस ताशकंद में अगर पूछा जाए तो कम्युनिस्ट यानी CPI की खोज 1920 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ताशकंद में किया था इसी MN रॉय ने ही किया था। तो फिर लेकिन जब भारत में किया था, भारत के कानपुर में बनाया था, तो दिसंबर 1925 में किया था। MTS 2019 में देख लेना, क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से, ठीक है। तो जब ताशकंद में पूछे तो 1920 में। उसके बाद है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। हाँ, ये वाला टॉपिक मैंने ये पॉइंट अपने तरफ से मैंने ऐड किया, ठीक है। सर ने यही वाला बताया था 1920 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसको CSP इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। समाजवादी पार्टी, समाजवादी दल जिसको बोलते हैं, 1934 ईस्वी में आचार्य नारायण देव ने किया था, है ना। और JP नारायण, मीनू मसानी, ये इन सब लोगों ने मिलकर इस स्थापना किया था, इस पार्टी की स्थापना, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ठीक है। ये फिर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में हुआ था, सचिन सन्याल ने किया था। देखो जो सर जो मतलब समझाए हैं, जिस तरीके से नोट्स आपको समझाए नोट्स में, ठीक है,
वो मतलब कि उसको और अच्छे से हिंदी में, ताकि सब लोगों को समझ में आए, शॉर्टकट फॉर्म में उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, उसको मैंने फुल फॉर्म में लिखा है, हिंदी में और अच्छे से समझा है और लिखा है ताकि सबको समझ में आ जाए। इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बस यही अंतर है इसमें, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, सिर्फ इसी में सोशलिस्ट यहाँ पे बीच में जोड़ देना है। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला और भगत सिंह, याद रखना किसने किया था, भगत सिंह ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन इन्हीं से पूछेगा कौन किया था, भगत सिंह ने किया था। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में सीआर दास और चित्तरंजन दास जिसको बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। उसके बाद तरंग मेल जो है लोक नृत्य है, इसको गोवा में, मतलब गोवा में गोवा का है तरंग मेल लोक नृत्य, ठीक है। गोवा में और कौन कौन से, मांडो है, घोड़े मोडली है, ताल गाड़ी है, फुगाड़ी है। तो गाड़ी जिसमें देख लो समझ जाओ गोवा का है, ठीक है। ताल गाड़ी, फुगाड़ी, धलो, रोमंत, रोमत, रोमत सो जाओ कुनबी, है ना। और ये सब यहाँ के कहाँ के हैं, गोवा के हैं। इसको आप ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो किसी तरीके से, जब भी तभी याद होगा, है ना। एमपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन से, कक्सर है, भगोरिया है, मछ है, खड़ा नाच है, अदा है, फूल पत्ती है, जवारा है, मटकी है। ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये है भैया एमपी यानी मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 106, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 106 जो संविधान संशोधन है, 106वां जो संविधान संशोधन है, उसमें कहा गया है 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा। ये वाला संविधान हमें संशोधन बताता है, ठीक है। अगर पूछा जाए बिल कौन सा है, तो 128वां संशोधन बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस अधिनियम का नाम क्या है, इस नियम का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। 128वां संशोधन है। अब आप सोचोगे तो ये तो 106वां संविधान संशोधन है, तो 128वां संशोधन बिल क्या है। भाई देखो, कोई भी संशोधन बिल निकलता है, जरूरी नहीं वो पास हो जाए, ठीक है। रद्द भी हो जाता है, पास भी हो जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अगर पास हो गया तो संशोधन बन गया, नहीं पास हुआ तो संशोधन नहीं बनेगा, सिर्फ बिल ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बहुत से फेल पास होते हैं, इसलिए ये 28 ज़्यादा नंबर हो गया, ठीक है। इतने बिल कुल मिला के वहाँ पे संसद में आए, ठीक है। उसके बाद यूएस ओपन 2023, ये करंट अफेयर्स है। इसका जो यूएस ओपन 2023 का जो महिला खिताब विजेता है वो कोको गॉफ है, और पुरुष जो खिताब विजेता है वो नोवाक जैकोविक है, ठीक है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का, मेल में जानिक सिनर ने जीता है और फीमेल में अरियाना सवालेंका ने जीता है, ठीक है। तो ये वाला जो पहला आपका लेक्चर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे लेक्चर नंबर 2, जो कि अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें समझा दिया है इसी को, और मतलब कि अधिक से अधिक देखो, मैंने पूरा सेल टॉपिक एकदम पूरा डिटेल से समझा दिया है, जो कि सर ने जितना समझाया है उससे कई गुना मैंने ज़्यादा समझाया है, ठीक है। मतलब पूरा सेल टॉपिक पूरा खत्म है, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं आगे देखने की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत से ऐसे पॉइंट थे जो कि मैंने अपने तरफ से ऐड किया है, ठीक, जहाँ पे ऐड करने की जरूरत था, जो आपको ना समझ आया, ठीक है। इस तरह से तो यही डिफरेंस है सर के नोट से हमारे नोट से, डिफरेंस यही है। और समय भी मैंने कम समय में आपको समझा दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाया है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अच्छे से मैं इसको बना, अगर और अच्छे से आपको समझाना चाहते, अगर आप चाहते हैं और अच्छे से मैंने इस नोट्स को बनाऊं तो और अच्छे से मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको लाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो उन्हीं सब चीज़ों को लाऊंगा, ठीक, उन्हीं सब पर वीडियो लाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। ये चीज़ जरूर बताना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक यू वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।